एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग को पता है। तो मैं कल टेलीग्राम पे ये मैसेज कर दी थी कि हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा वाइब्रेट होता रहता है मेरा फ़ोन जो है, क्योंकि ये स्टैंड जो है ना वो थोड़ा सा हिल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे ही। तो चलिए धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, यहाँ मैं बताती चलूँगी कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग से थोड़ा सा इशू आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे बोलती भी चलूँगी जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी यूनिट, थर्ड। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ पढ़नी है। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ पढ़नी है। तो और फिर उसके बाद क्या, बहुत सारी जैसे मेनली ब्लड से रिलेटेड क्या डिजीज़ है। तो हमारी न्यूरोवेस्कुलर डिजीज़ कुछ है, जैसे कि हमारी एपिलेप्सी है। ठीक है, एपिलेप्सी है, और पार्किंसन है, एल्जाइमर है। ठीक है, तो ये सब हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। आप लोग, मुझे पता है आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, क्या पढ़ा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ हेमेटोलॉजिकल डिजीज़। तो हाँ चलो, एक चीज़ और बताते हैं इसमें कि देखो, जो हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ है, मैं इस बार थोड़ा सा नया चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ ऐसे पेन पेपर में चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ, फिर बाद में जो नोट्स है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो पहले आप देखो समझो, क्योंकि चीज़ क्या होती है। देखो, हीम मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है ना, ब्लड। और लॉजिकल मतलब जिसमें स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी जिसमें हम हेमेटोलॉजिकल मतलब वो मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं, उसको हेमेटोलॉजिकल कहते हैं। और मान लो अगर ब्लड की वजह से या किसी ब्लड में कोई कमी हो गई है या ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ या डिसऑर्डर हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिकल डिजीज़। एक चीज़ और जानो कि दो चीज़ होती है, एक क्या होता है हमारा डिजीज़ होता है और एक होता है डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिजीज़ मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हें कोई खांसी हुई, बुखार हुई, जुकाम हुई, तो ये क्या होती है, डिजीज़ होती है। पर मान लो अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा मान लो कैंसर हो गया किसी को, भगवान ना करे, पर किसी को अगर कैंसर हो गया, ठीक है, किसी को टीबी हो गई, तो वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है। डिसऑर्डर उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिजीज़, अगर कई डिजीज़ आपस में हो गई हैं तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, अगर सिंगल या एक दो ऐसे तो उसको डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट अब क्या देखते हैं हम, पढ़ना क्या क्या है हमें। तो ठीक है, तो सबसे पहले हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ हो गई। अब देखो, हेमेटोलॉजिकल में एक चीज़ और यहाँ बताती हूँ, पेज पलट देते हैं। देखो, हेमेटोलॉजिकल में एक चीज़ और बताती हूँ, क्या होता है ना, हमारा ब्लड आता है। अब ब्लड क्या होता है, क्या ब्लड में सिर्फ ब्लड होते हैं, आप लोग को पता है ये बात कि सिर्फ ब्लड में ब्लड होता है कि कुछ और भी होता है। देखो, ब्लड जो होता है इसमें दो चीज़ होती हैं, एक क्या, जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना एकदम पूरा एग्जैक्ट हमारा क्या है, जैसे जैसे मैं यहाँ बताती चल रही हूँ वैसे ही एग्जैक्ट पूरा हमारा किस में दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है। तो अगर आप एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ोगे मेरा, और फिर अगर आप उससे नोट्स निकाल लोगे अपना, तो क्या होगा, या आप फोटो कॉपी भी करवा करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं तो पूरा प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो आराम से, तो इतना आपके एग्ज़ाम के लिए ईजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले दो चीज़ होती हैं, एक तो हमारा प्लाज्मा होता है और एक क्या होती है, हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। इतना दो चीज़ क्लियर हुई, क्या क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है, हमारा ब्लड सेल्स होती हैं। अब देखो, जो ब्लड सेल होती है या गेन जो होती है, डिवाइड होती है तीन में। एक हमारा होता है आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और एक क्या होता है हमारा प्लेटलेट्स होता है। आप लोग को पता होगा, डेंगू वगैरह अगर किसी को होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। आप जो टेस्ट कराते हैं डेंगू के लिए, उसमें क्या मिलता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। ठीक है, तो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, और आरबीसी जो होता है इसकी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, पीटी, याद रखो, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आप लोगों को ये सब चीज़ें पता ही होंगी, बायो के स्टूडेंट हो आप लोग, मैथ्स से आओगे तो हाँ थोड़ी सी चीज़ें पहले की पढ़ी होंगी तो शायद ना पता हो। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, हमारे जो टोटल ब्लड मतलब कोई एडल्ट है, उसमें टोटल ब्लड कितना होता है, अप्रॉक्स 5 लीटर तो होता ही होता है। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है, मतलब हीमोपोइसिस, मतलब ब्लड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। इतना चीज़ समझ आया, ये हो गया हमारा पूरा हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में। तो ये हो गया हीमोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट अब एक चीज़ देखते हैं कि एनीमिया क्या है। हमारे सिलेबस में क्या दिया है आपके पेपर में, एनीमिया दिया हुआ है। देखो, एनीमिया को ANAMIA भी लिखते हैं और नंबर एनीमिया भी लिखते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों चीज़ सेम है। तो एनीमिया एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखोगे तो एन मतलब क्या होता है, पता है आप लोग को, एन सिर्फ AN मतलब क्या होता है, विदाउट। और अगर आप लोग देखोगे ईमिया, तो ईमिया मतलब क्या होता है, ब्लड।
विदाउट ब्लड, यानी समझ रहे हो कि ब्लड की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो उसको क्या कहते रहे हैं, एनीमिया कहते रहे हैं। तो इतना समझ आया आप लोग को एग्जैक्ट। अब हमें पढ़ना क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया पढ़ना है। कौन कौन से आपके में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, और कौन कौन से हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और हेरिडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया, ये सब है ना आपके में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनीमिया की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अब पहले जानो एनीमिया की डेफिनेशन लिखना कैसे है। एनीमिया मतलब बता दिया कि विदाउट ब्लड। तो अब देखो, आउट ऑफ द कॉमन ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है, हमारी जो आरबीसी का कम होना। नॉर्मली देखो क्या हो रहा है, पहला आरबीसी जो हो रहा है वो कम हो रहा है अगर। दूसरा हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है। हीमोग्लोबिन क्या होता है पता है आप लोग को, क्या होता है ये, एंजाइम है, प्रोटीन है, डीएनए आरएनए ऐसा कुछ क्या है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जिससे हमारा जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। अगर कभी पूछे कि विच प्रोटीन प्रेजेंट इन योर ब्लड, तो आप लोग क्या कहोगे, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। थर्ड हमारा होता है हीमोक्रिट। हीमोक्रिट ये क्या होता है ना, एक वैल्यू होती है, हीमोक्रिट एक वैल्यू होती है। तो हम इसको ना डायग्नोसिस वगैरह में हीमोक्रिट चेक करते हैं कि वुमेन में कितना है, मेन में कितना है। मोस्टली कितना होता है, 6.5 के आसपास जो होता है इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। तो हीमोक्रिट वैल्यू जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो अगर ये तीनों कम हो गई हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, उस बंदे को क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है। समझ आया, इतना समझ आया कि नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा सा नए स्टाइल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना कि आप लोग को समझ भी आए, क्योंकि मुझे वो चीज़ अब थोड़ा सा कम समझ आ रहा है कि ऐसे पेज में लाइन 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 बता दो, फिर आप लोग वही देख लो समझ लो, उससे समझ नहीं आती चीज़ें। इसमें मैं आप लोग को सब चीज़ बता पाऊँगी, उसमें सिर्फ मैं उतना ही बता पाऊँगी जितना मैं लिखी हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आप लोग को, मतलब ये मेरा नया प्लान अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया। अब दो चीज़ होती है, देखो एनीमिया तो समझ आ गया कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन और हीमोक्रिट, अगर ये तीनों वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया हो जाएगा। अब ये हो क्यों सकता है, तो पहला कारण क्या हो सकता है, कॉज में आप लोग लिखोगे। पहला कारण क्या हो सकता है कि मान लो मतलब लॉस हो जा रहा है, जो हमारी आरबीसी है वो लॉस हो जा रही है, ठीक है। अब लॉस कैसे होगी, मान लो किसी को बहुत हाईली हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन मतलब जो पीरियड्स गर्ल्स को होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगी। पहला, मान लो किसी को एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आरबीसी लॉस हो गई, तो उससे क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो, और हाँ एक चीज़ और, मान लो प्रेग्नेंट लेडी कोई है, तो प्रेग्नेंट लेडी क्या होती है, उसमें जो फिटस का फॉर्मेशन यानी बच्चे का जो फॉर्मेशन होता रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मतलब क्या होता है, ज़्यादा हमें मतलब जो ब्लड जो होता है सर्कुलेशन वो ज़्यादा चला जाता है फिटस के फॉर्मेशन में। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे भी ये कम हो जाती है आरबीसी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेड्यूस और डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ, दूसरा क्या हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब वो आरबीसी जो है वो कैसे बनती है, मैंने बताया ना, हीमोपोइसिस होता है। और हीमोपोइसिस कैसे बनता है, एक हीमोपोइटिन एक प्रोटीन होती है, हीमोपोइटिन वो कहाँ से, किडनी से रिलीज़ होती है। मान लो किडनी फेलियर हो गया तो हीमोपोइटिन जो प्रोटीन है जो कि फॉर्म करती है ब्लड का, वो नहीं बन पा रही है। तो अगर हीमोपोइटिन प्रोटीन ही नहीं बन पा रही है तो यानी प्रोडक्शन की कमी हो गई, समझ आया। अब जब प्रोडक्शन की कमी हो गई तो कैसे बनेगा आरबीसी, ठीक है। तो आई होप इतना तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम लोग देखते चलते हैं एक कि छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी मैं लिखी हुई हूँ, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है एकदम, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सब ऐसे ऐसे ही है। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। तो अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो अगर देखो क्या होता है, डिक्रीज़ हो गया तुम्हारा क्या क्या, ये तो पेन ही नहीं चल रहा, दूसरा लेना पड़ेगा, ब्लैक पेन से बनाती हूँ, थोड़ा अलग हो जाएगा ना। देखो डिक्रीज़ हो गया क्या तुम्हारा, आरबीसी डिक्रीज़ हुआ, और क्या डिक्रीज़ हुआ, हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हुआ, और क्या डिक्रीज़ हुआ था, एक तीन चीज़ डिक्रीज़ हुई थी, एक हीमोक्रिट वैल्यू, ये तीन चीज़ें मान लो डेली, और भी लिख सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। हीमोक्रिट वैल्यू, ये क्या हो गई, तीनों चीज़ें डिक्रीज़ हो गई। अब जब डिक्रीज़ हो गई तो हमारा आप लोग को एक चीज़ और पता होगा कि रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, कि वो क्या करता है, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसको कैरी करता है, और आरबीसी फिर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जाएगा, और पूरे बॉडी में जाएगा अगर तो वो क्या करेगा, फाइनली पूरे बॉडी को क्या करेगा, ऑक्सीजन देता है, कौन, ब्लड। तो लेकिन अगर हमारा डिक्रीज़ हो गया आरबीसी तो हमारा वो तो जा ही नहीं पाएगा आगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो आप लोगों को थोड़ी राइटिंग समझ नहीं आएगी, मेरे वॉल्यूम पे जाइएगा, और मैं थोड़ा माइक वगैरह यूज़ कर रही हूँ आज, पता नहीं कैसी आवाज़ आएगी, देखते हैं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होना ना,
ये आपको बताया था मैंने कहाँ पे, याद है आप लोग को? इन्फ्लामेशन वाले चैप्टर में अच्छे से बताया था कि हाइपोक्सिया हो जाता है। तो अब क्या होगा, हाइपोक्सिया हो गया, समझ आ रहा है? हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या होगा, ऑर्गन फंक्शन, जो ऑर्गन वगैरह है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑर्गन का, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। आया समझ में कि नहीं, बताओ? ये पैथोफिजियोलॉजी में आप लोग ऐसे फ्लो बना करके आना है, मैं नोट्स में बहुत अच्छे से बनाई हुई हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो यही बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता रहता है। चलो ठीक है, इतना आया समझ में? तो आरबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोक्रिट वैल्यू जो होती, तीनों चीज़ डिक्रीज हो गई, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम्स जो होगा वो देखने को मिलेगा, कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं सबसे पहली एनीमिया की। चलो देखते हैं, इतना समझ आ गया? देखो एक बार फिर से बता देती हूँ एनीमिया क्या होता है। देखो ब्लड हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, ये सब एडल्ट में 5 लीटर होता है। ब्लड प्रोसेस जो होती है उसको हीमोपोइसिस कहते हैं, यानी ब्लड बनने की प्रोसेस क्या कहते हैं, उसको हीमोपोइसिस कहते हैं। लास्ट में एनीमिया हो गया, फिर एन मतलब विदाउट, ई मतलब ब्लड, मतलब विदाउट ब्लड, ब्लड की कमी हो गई है। 3 चीज़ की कमी होने से उसी को क्या कहते हैं, एनीमिया। आरबीसी की, हीमोग्लोबिन की, और हीमोक्रिट वैल्यू। हीमोक्रिट वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है, 6.5 होती है। अगर ये कम हो गई 6.5 से, तो वो इसको क्या कह देंगे, एनीमिया कह देंगे। लॉस ऑफ आरबीसी, या तो फिर 2 कॉज हो सकते हैं, जैसे आप लोग पैथोजेनेसिस में लिख सकते हो कि अगर आरबीसी लॉस हो गया, किस किस वजह से लॉस हो रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। मान लो मेंस्ट्रुएशन हाईली हो रहा है, हैवी मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के केस में, नहीं तो इंक्रीज ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग जो हो रही है एक्सीडेंट वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है तो, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब क्या है तुम्हारा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। फर्स्ट आप लोग में क्या दिया हुआ है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एक्चुअली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता क्या, अगर इसको थोड़ा सा एक बार मैं अपने नॉर्मल देखूँ, आयरन मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है, Fe। डिफिशियंसी मतलब कम हो गया, जिसकी वजह से क्या, क्योंकि एक चीज़ और बताऊँ, देखो हमारा ब्लड बनने के लिए हमें आयरन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग को पता है ना, ब्लड जाएगा फेरस फॉर्म में, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, मतलब फेरिक फॉर्म में होता है, फिर फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, फिर वो जा करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, जैसे फेरिटीन, ट्रांसफेरिन। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड नॉर्मली जाता है और क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चलो फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं आयरन डिफिशियंसी में होता है क्या। देखो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज़ अ कंडीशन जिसमें हमारा टोटल आयरन कंटेंट जो होता है वो कितना होता है, कम हो जाता है। तो क्या हो गया इसमें, आयरन में आयरन कंटेंट जो होगा, या फिर जितनी आयरन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहला ये हो गया, ठीक है। तो फिर हमारा इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी क्या, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल्स में। पर अगर हमारा आयरन की कमी हो गई है तो उससे हमारा क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस भी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ आ रहा है? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या हो रहा है, आयरन जो होता है कंटेंट कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो हो रही है वो भी कम हो जा रही है। अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉज में सिंपल देखो, आयरन हमें पता है कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखे होंगे किसी प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसको आयरन की पिल्स दी जाती है। क्यों दी जाती है, जिससे कि वो उसकी बॉडी में, क्योंकि फिटस फॉर्मेशन के टाइम आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया होता है तो और बन नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए हम उसको आयरन की पिल्स देते हैं कि कहीं उसको एनीमिया वगैरह ना हो जाए। क्योंकि आप लोग भी, ये केसेस तो बहुत ही नॉर्मल है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, आप लोग के घर में भी आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा उसके में ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि वो फिटस जो फॉर्म हो रहा है उसके यूट्रस में, उसमें चला जाता है मेनली आयरन जो होता है। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहला हो गया, इसमें भी आपको वही लिखना है, पैथोजेनेसिस हेडिंग डालनी है। पैथोजेनेसिस को ही क्या बोलते हैं, कॉजेस बोलते हैं। मैंने फर्स्ट यूनिट में क्लियर किया है क्या होता है सब। तो पहला हो जाएगा क्या, हैवी मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हो आप लोग, हैवी मेंस्ट्रुएशन, इसी को क्या बोल सकते हैं, या फिर ब्लीडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि मान लो लो आयरन इनटेक, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो सिर्फ, तो आयरन तो बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा है, और या फिर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। 2 हो गया। तीसरा इसमें है इम्प्रॉपर डाइट, खाने में आपके तो आयरन है ही नहीं, तो आप क्या खा रहे हो, ठीक है। और लास्ट हमारा इसमें है रेड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ड्यू टू अल्सर। मान लो किसी को अल्सर हो गया है, या फिर किसी को डायरिया हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एब्जॉर्प्शन मतलब इसका एब्जॉर्प्शन है
आयरन का वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आया समझ में, आया कि नहीं? देखो बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। देखो हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की वजह से, लो आयरन इनटेक और एब्जॉर्प्शन, इम्प्रॉपर डाइट और अल्सर वगैरह की वजह से। तो इतना समझ आया। तो अब बात कर लेते हैं। और हाँ, अगर प्रेगनेंसी भी इसमें आप लिख सकते हो कि प्रेगनेंसी जो है उसमें भी हमारा आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो अब इसके पहला हेडिंग तो आप लोग ये लिखनी है पैथोजेनेसिस, इसमें फिर दूसरा लिखना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो एक्चुअली होता क्या है। देखो इसी को क्या कहते हैं, आप इसी को लिख सकते हो क्या, साइन एंड सिम्टम्स। समझ आया? इसको लिख सकते हो क्या, साइन एंड सिम्टम्स। तो अब साइन एंड सिम्टम्स में आप क्या लिखोगे बताओ। अगर किसी को एनीमिया हुआ है तो आप लोग कैसे पता करोगे कि उसको आयरन डिफिशिएंट एनीमिया हुआ है? तो कुछ अलग से उसके स्ट्रक्चर होंगे। मैं आप लोग को ये देखो, आप लोग के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि सबसे पहला है आपका कौन सा, स्पून शेप्ड फिंगर नेल, मतलब जो उसके नाखून होंगे वो क्या हो जाएंगे, कौन से शेप के हो जाएंगे, स्पून शेप, चम्मच के शेप के हो जाएंगे। उसको क्या कहते हैं, कॉइलोनाइशिया। ठीक है, कॉइलोनाइशिया। ये लिखने का मानो, नहीं लिखने का मानो कोई बात नहीं, पर मैं बता दे रही हूँ जैसे कि आप लोग की चीज़ें मतलब होता नहीं है कि अभी के लिए तो पढ़ रहे हो, आगे के लिए भी अच्छे से पढ़े। तो कॉइलोनाइशिया मतलब क्या होता है कि स्पून लाइक शेप। अगर मान लो आप किसी को भी देखते हो तो पता कर लोगे कि उसको क्या हो गया, आयरन डिफिशियंसी हो गई है। सेकेंड हमारा कौन सा है, मान लो ये तो नॉर्मल हर किसी में होता है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। अच्छा, नोजिया और वॉमिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बताना। ठीक है, नोजिया मतलब मैं लिख दे रही हूँ नोजिया। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। थर्ड हमारा इसमें क्या है, शोर टंग। दिख रहा है आप लोग को, इस वहाँ स्क्रीन पे देखो सब दिख रहा होगा। शोर टंग मतलब, शोर टंग का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो उसकी जीभ है ना वो बहुत ही ऐसे फटी फटी सी हो जाएगी, बहुत अजीब सी। ठीक है, मतलब छाले जैसे पड़ जाएंगे, तो शोर टंग। नेक्स्ट हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे क्या कहते हैं, डिस्पेनिया बोलते हैं। आप लोग पढ़े हो इसको, इसका टर्मिनोलॉजी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, पता है। मतलब मैं तो ऐसे लिखती थी अपने एग्जाम्स में तो अच्छे मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया स्वेलिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ। आप लोग जब ये देखोगे जो ये मतलब आपके लिप्स होते हैं उसके साइड में क्या हो जाती है, बहुत फटी फटी सी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ। इतना आया समझ में? तो क्या क्या हो जाएगा, स्पून शेप हो जाएगा, स्पून से फिंगर नेल हो जाएगा, जैसे कॉलिनोसिया कहेंगे, हेडक, सो टंग, ये सब देखने को मिलेगा। और फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, एक हमारा उसको ना बहुत कुछ खाने का मन करेगा, यानी क्रेविंग ऑफ ईट अनयूजुअल सब्सटेंस, क्रेविंग ऑफ ईट अनयूजुअल सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं, पिका बोलते हैं। पिका मतलब मिट्टी खाने का मन करेगा, बर्फ़ खाने का मन करेगा उसका, तो उससे क्या बोलते हैं, पिका बोलते हैं। ठीक है, तो आया था समझ में? तो अब आगे देखते हैं इसमें। इतना हो गया हमारा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, और क्या देख लिया हम लोगों ने, पैथोजेनेसिस देख लिया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम डायग्नोसिस। देखो जो जो बता रहे हैं ना सिर्फ इतना ही लिख करके आना है, अगर डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी या कोई भी एनीमिया पूछता है तो डायग्नोसिस में क्या लिखना है, मतलब हम उसे डायग्नोस कैसे करेंगे कि उस इंसान को क्या हो गया है, एनीमिया हुआ है। तो आप नॉर्मल क्या होते हैं, लैब्स होती हैं बहुत सारी जिसमें ब्लड सैंपल लेते हैं और हमें बता देते हैं कि एनीमिया हो गया है भाई। कौन सा एनीमिया हुआ है ये भी बता देते हैं। कैसे बताते हैं, सबसे पहले क्या हो जाता है, लो लेवल हो जाता है किसका, फेरिटीन का। अब बोलोगे फेरिटीन क्या होता है, तो फेरिटीन जो होती है एक प्रोटीन होती है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, मान लो एनीमिया मान लो तुम्हारे में क्या हो गया है, आयरन बना है। ठीक है, तो आयरन को क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरे जगह पे, दूसरे जगह से तीसरे जगह पे। तो ये क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो पहला इसकी कमी हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा क्या कि एनीमिया हुआ है, क्योंकि ये है ही नहीं तो कैसे वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि सीरम जो होगा, सीरम उसमें क्या हो जाएगा, आयरन कमी हो जाएगी, तो डिक्रीज सीरम आयरन। ठीक है, ये हो गया। थर्ड हमारा क्या है, अब इसमें इतना या थर्ड हमारा क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब बढ़ जाएगी। मतलब एक चीज़ मैंने आप लोगों को कल उस वीडियो में बताया था, नहीं आप लोगों को नहीं बताया था, सॉरी, वो सीनियर्स के में थे आपके। देखो आयरन जो होता है, मान लो अगर ये क्या कर रहा है, जा करके बाइंड कर ले रहा है किसी टिश्यू से या फिर प्रोटीन से। तो अब टिश्यू होता है, प्रोटीन होता है, ब्लड होता है, तीन चीज़ होती हैं। अगर टिश्यू और प्रोटीन में कोई चीज़ नहीं है तो वो ब्लड में है, आप लोग को पता है नॉर्मली।
तो अब आयरन जाके बाइंड कर जा रहा है टिश्यू से या प्रोटीन से, तो हमारा क्या होगा, नॉर्मली सीरम में तो ब्लड कम, सीरम में तो आयरन कम हो जाएगा ना, और सीरम मतलब ब्लड ही में तो आयरन चाहिए, तो ये एक वजह हो सकती है। समझ आ रहा है आप लोग को, मतलब इंक्रीज आयरन कहाँ पे, बाइंड टिश्यू, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी जो हो रही है आयरन की वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, कससे, टिश्यू और फिर प्रोटीन से। और लास्ट हमारा इसमें क्या है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन इज़ हाई, इंक्रीज सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन। देखो अब इसका मतलब क्या है कि मान लो ये हमारी क्या है, सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा ब्लड है, पर हमारा यहाँ पे ब्लड है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, मान यहाँ पे चलो ये मान लो, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड है हमारा, ठीक है। अब ब्लड ये हमारा क्या है, सीरम रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है। तो ये ट्रांसफेरिन का मेन फंक्शन क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे ब्लड है ना, ब्लड है, अब इस ब्लड में आयरन है, अब क्या करेगा, ये सारे आयरन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और भेज देगा सेल के अंदर, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, वो आयरन टूटेगा फूटेगा, लेकिन ब्लड में आयरन कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, देखो चलो देखो ये हमारा क्या है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन है। रिसेप्टर मतलब जो सरफेस पे, तो ये सेल के सरफेस पे रिसेप्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मान लो, तो बढ़ जाने की वजह से बाहर की ओर हमारा यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पे ब्लड है। अब ब्लड में जितने भी आयरन रहेंगे वो सारे क्या होंगे, इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, क्योंकि रिसेप्टर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, तो ये बाइंड करेंगे। अब ये बाइंड करके सेल के अंदर भेज देंगे और यहाँ पे जो हमारा आयरन होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ आ रहा है, तो अब आयरन जो है वो सेल में चला गया ना, ब्लड में तो नहीं रहा। देखो यहाँ पे क्या है, टिश्यू से बाइंड कर गया आयरन पहला, और यहाँ पे क्या है, वो रिसेप्टर उससे बाइंड करके और मेटाबॉलिज्म वगैरह होने लग जाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, नॉर्मली हमारा आयरन की कमी हो जाएगी। तो हमें डायग्नोसिस से पता चल जाएगा कि अगर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बढ़ा हुआ है तो यानी आयरन जो है वो ब्लड में नहीं है, वो कहाँ चला जा रहा है, रिसेप्टर्स के थ्रू सेल के अंदर चला जा रहा है, और नॉर्मली वहाँ पे क्या हो जा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है। समझ आया इतना। तो अब एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, ज़रूरी है ना, अब किसी इंसान को आयरन की कमी हो गई है तो अब उसको आयरन देना भी तो ज़रूरी है। तो नॉर्मल क्या होती है, देखो ओरल थेरेपी या फिर क्या होती है, पेरेंटल थेरेपी, ये दो थेरेपी जो होती है वो होती है किसके लिए, आयरन के लिए। तो ओरल में क्या होती है हमारी, जैसे कि फेरस सल्फेट, मुझको ये नाम याद कर लेना, फेरस सल्फेट। आप लोग देखोगे अगर आपके घर में कोई ऐसे प्रेग्नेंट लेडी वगैरह होगी तो उनकी जो पिल्स होती है उसमें एक ना एक आयरन की फेरस सल्फेट या फिर फेरस ग्लूकोनेट करके होती है ड्रग, ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट एंड कार्बोनिल आयन, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं ओरल के फॉर्म में, और ओरल ही ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। क्यों, क्योंकि देखो ओरल जो होती है वो इजी होती है लेना, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, पर अगर पेरेंटल एक बार दे दिया तो फिर वो तो बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी बॉडी में जाके, ठीक है। ओरल जो होती है वो धीरे धीरे करती है। नेक्स्ट हमारा, अगर ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो क्रोनिक हमारा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, या फिर इंट्रावेनस IV थेरेपी जो होगी वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है इतना चीज़, क्या क्या लिखना है, समझ आएगा क्या लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखें कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता क्या है, फर्स्ट। दूसरा लिख दिया पैथोफिजियोलॉजी, लिख दिया उसकी पैथोजेनेसिस कॉज क्या होते हैं वो। थर्ड फिर लिख दिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स। फिर हमारा डायग्नोसिस हो गया, लास्ट में हमारा क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। तो एक बार जल्दी जल्दी बोलो तो दिखाओ नोट्स, चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट। मैं बोलूँगी नहीं, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस देख लेते। देखो हीमेटोलॉजिकल डिजीज़ हो गया, अब ब्लड जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हो गया। फिर ब्लड एंड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है RBC WBC प्लेटलेट्स, जो RBC होता है एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट हो गया। अब टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 5 लीटर होता है। द प्रोसेस जो होता है उसको हीमोपोइसिस कहते हैं। फिर एनीमिया क्या होता है ये हो गया, मैंने सब कुछ बता रखा है, आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी क्या हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई। पैथोफिजियोलॉजी में हमारा क्या हो गया, आयरन डिफिशिएंट एनीमिया हो गया, समझ आ रहा है, आयरन डिफिशिएंट एनीमिया हो गया। स्मॉल साइज़ का देखो आयरन में अपीयर पेल, मतलब हल्का सा कलरलेस दिखता है और स्मॉल साइज़ हो जाती है किसकी, RBC की। इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। उसके बाद फिर क्या है हमारा, पैथोजेनेसिस हो गई। उसके बाद फिर क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या है इसमें, देखो स्पून शेप हो जाता है, इसको ये कहते हैं हेडेक, डिस्पेनिया और पिकअप। फिर डायग्नोसिस में कैसे करते हैं ये हो गया, और लास्ट हमारा क्या हो गया, ट्रीटमेंट। तो मैं ये ग्रुप पे और फिर टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी वीडियो, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा ये मतलब कैसा लगा आप लोग को, ये नया तरीका पढ़ाने का, कि समझ आया कि नहीं। क्योंकि रटना मेरा मतलब उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ रटा दूँ, थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग चला गया है क्योंकि समझाने में देखो लॉन्ग जाता ही है। तो
तो लेकिन समझ आया कि नहीं ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे भी ये नया तरीका मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। बाकी आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शेयर ज़रूर करिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।